ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए, भारत में कच्चे तेल के कुओं की खोज विषय पर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के निदेशक श्री ओम प्रकाश सिंह से भेंट। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां तेल की सबसे ज़्यादा खपत होती है, लेकिन भारत की जो निर्भरता है वो आयात पर है। ओम प्रकाश सिंह जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, ओएनजीसी भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है तेल उत्पादन में, तो उसकी क्या उपलब्धियां हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं। सबसे पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ओएनजीसी को अपना ये मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया है। आप हमारे इतिहास और यादों का हिस्सा रहे हैं और हम सब ने आपके साथ अपनी यात्रा की है। आप की पहुंच अद्वितीय है और मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ओएनजीसी और ओएनजीसी के मेरे सहयोगियों भागीदारियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को बता सकूंगा। आज दुनिया में ऊर्जा न केवल हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है बल्कि देश के विकास का एक संकेतक भी है। ओएनजीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की तुलना केवल हम अपने रक्षा बलों द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों से ही कर सकते हैं। देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओएनजीसी के महिला और पुरुष कर्मचारी और अधिकारी घने जंगलों में, रेगिस्तान में, ऑफशोर के इलाकों में दिन रात काम करते हैं। पिछले साल ओएनजीसी ने 43 MMTO से अधिक तेल और गैस का उत्पादन किया, जो कि देश की तेल और गैस उत्पादन का लगभग 68% है। ओएनजीसी की 100% सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश के बाहर काम करती है, देश की सबसे बड़ी दूसरी तेल कंपनी है और 12 MMTO से अधिक तेल और गैस का उत्पादन ओएनजीसी विदेश ने पिछले साल किया है। अगर हम ओएनजीसी की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो शायद हमें इतिहास में वापस जाना होगा। 50 के दशक के उस दौर में जब ओएनजीसी का जन्म हुआ था। ओएनजीसी को 1955 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक छोटे से विभाग के रूप में शुरू किया गया था। 1974 में ओएनजीसी ने बॉम्बे हाई ऑप्टक के विशाल तेल क्षेत्र की खोज की और आज ओएनजीसी देश की महारत्ना कंपनी है। आज ओएनजीसी दुनिया की उन कंपनियों में से है जो 100 से ज़्यादा ड्रिलिंग रिग्स और 80 से ज़्यादा वर्क ओवर रिग्स का संचालन कर रही है। ओएनजीसी की उपलब्धियों का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज भारत में 8 तेल और गैस प्रोड्यूसिंग बेसिन हैं और ओएनजीसी ने इसमें से 7 बेसिन की खोज की है। जो आपके फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट आया था, समीक्षा थी, उसमें कहा गया था कि 2025 तक ओएनजीसी करीबन 18% ज़्यादा तेल का उत्पादन करेगा। तो ओएनजीसी की क्या योजनाएं हैं जिससे कि तेल का उत्पादन बढ़ सके और हमारी जो निर्यात निर्भरता है वो कम हो? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओएनजीसी बड़ी तत्परता से अभी तेल और गैस के खोज में लगी हुई है। हमने बहुत सारे नए क्षेत्र जो कि हमारे मंत्रालय ने और डीजीएस ने OALP राउंड में दिया था, उसमें हमने बड़ी जीत हासिल की है और अब बहुत बड़े पैमाने पर तेल और गैस की खोज के लिए एक्सप्लोरेटरी कुएं खोदने जा रहे हैं और उससे हमें उम्मीद है कि हमें बहुत सारा तेल और गैस का रिसोर्स मिलेगा। उसके अलावा हमारी जो सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है हमारा पूर्व क्षेत्र में ईस्ट कोस्ट में है, वो 98/2, उससे हम अगले साल उत्पादन चालू करने जा रहे हैं। ऐसे हमने वहाँ से गैस का उत्पादन चालू कर दिया है और हमारी पूरी तैयारी है। उत्पादन के लिए जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है सारा अभी अवेलेबल है और हम
अगले साल बहुत बड़ी मात्रा में 98/2 से तेल और गैस का उत्पादन चालू करेंगे और उससे हमारी उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। उसके अलावे हम बहुत सारा नया तकनीकी भारत में लेके आ रहे हैं, जिसमें हम अपने जो गुजरात के हमारे कुछ फील्ड्स हैं उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। कुछ हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है कुछ परियोजनाओं को, और कुछ परियोजनाएं अभी पायलट स्टेज में हैं। तो वहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा तेल और गैस उत्पादन होने की उम्मीद है। उसके अलावा भी अभी हम अपने जो वेधन क्षमता है उसको काफ़ी बढ़ा रहे हैं। हमने 27 नई रिगें खरीदी हैं और 20 वर्कओवर रिग भी हमने एक्वायर किया है, खरीदा है, जिसकी कीमत अराउंड 6,000 करोड़ रुपया है। और ये सारी रिगें हम सोचते हैं कि 2023 के अंत तक या 24 तक अपना काम चालू कर देगी। सो हम जो कुएं खोदने का जो दर है उसको हम काफ़ी आगे बढ़ा पाएंगे और हमारा कुएं का संख्या काफ़ी बढ़ जाएगा। जैसा आपने कहा कि आपने ड्रिल भी और नई टेक्नोलॉजी भी लेके आए हैं, क्या इसमें विदेशी कंपनियों की भी मदद ली जाती है, कोलैबोरेशन या किसी विदेशी कंपनियों से सहयोग? देखिए, आज साझेदारी और सहयोग की दुनिया है। विकसित होने के लिए सर्वोत्तम तकनीकों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ओएनजीसी ने दुनिया की अग्रणी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है और देश में अधिक संसाधन खोजने और तेल उत्पादन बढ़ाने में हमारी मदद ये कंपनियां कर सकती हैं। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो हमने एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, टोटल, इक्नोर, ये सब दुनिया की मानी कंपनियां हैं जिनका तेल और गैस के क्षेत्र में आप अगर कहना चाहें तो एकाधिपत्य है, और हमने उनके साथ एमओयू साइन किया है और उनसे हम विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए विश्व स्तर पर ये जो कंपनियां हैं उनसे हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की योजना उनके साथ बना रहे हैं। जबकि कुछ कार्य तेल और गैस के क्षेत्र में होंगे, हम उनमें से कुछ के साथ उभरती टेक्नोलॉजी जैसे कि CCUS और ऑफशोर पवन ऊर्जा में भी सहयोग कर सकती हैं ये कंपनियां। जो हमारे पास एक्सप्लोरेशन था, जहाँ खोज हुई थी, या तो मुंबई में ईस्ट तट में या वेस्ट तट में हुई थी, और कुछ ईस्टर्न क्षेत्र में जो असम है, डिब्रूगढ़ है। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं जहाँ नई खोजें हो रही हैं, जहाँ नए तेल के कुएं मिले हैं? अगर आप देखें तो सबसे पहले जो हमने तेल और गैस की खोज की थी वो हमने गुजरात में कैम्बे में किया था। इसके बाद हमने आसाम में, त्रिपुरा में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और ऑफशोर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में खोज किया है। देश में पाए जाने वाले तेल के सबसे बड़े भंडार मुंबई के पश्चिमी ऑफशोर क्षेत्रों में हैं, जो ओएनजीसी के उत्पाद का लगभग 60% और देश के उत्पाद का 40% उत्पादन करते हैं। इसके अलावे देखें तो अभी हम महानदी, कावेरी ऑफशोर और अंडमान ऑफशोर में भी बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेटरी कुआं खोदने का प्लान कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो भी चीज़ों की और इक्विपमेंट की आवश्यकता है उस दिशा में हमने काम करना चालू कर दिया है। जो आपने एक्सप्लोरेशन की बात की, खोज की बात की, उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसे और कौन सी आपके पास टेक्नोलॉजी? क्योंकि ऐसे भी खबरें आती हैं कि सैटेलाइट से भी ऐसा पता लग रहा है कि तेल के कुएं कहाँ हैं, और वो आसानी से पता चल जाए तो फिर उसको एक्सप्लोर भी जल्दी नहीं, हमने अभी काफ़ी उच्च स्तर के जो तकनीकी है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने साइस्मिक सर्वेक्षण में, और हम हवाई जहाज से युक्त कुछ साइस्मिक भी हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसे त्रिपुरा में, वहाँ बारामूला एक जगह है जहाँ की आदमी के द्वारा साइस्मिक करना संभव नहीं है, वहाँ हम जहाज के थ्रू, हवाई जहाज के थ्रू टूल्स लेके हम वहाँ साइस्मिक करने की कोशिश में हैं।
कुछ खबरें ऐसे आई थी कि रेगिस्तान में तेल के कुएं मिले हैं और इसके लिए कोशिशें भी हुई थी। एक विदेशी कंपनी भी आई थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उसको शायद सफलता नहीं मिली। लेकिन ओएनजीसी ने उस तरफ कुछ काम किया है। आपका क्या अनुभव है? देखिए, ओएनजीसी का बहुत पुराना अनुभव है रेगिस्तान में काम करने का। एक समय था ओएनजीसी भारत की पहली कंपनी थी जिसने रेगिस्तान में काम करने के लिए एक ड्रिलिंग रिग खरीदा था। वो रिग आज भी है हमारे पास। हम रेगिस्तान में काम भी कर रहे हैं। और रेगिस्तान या समुद्र में जो तेल का भंडार खोजने की जो प्रक्रिया है, अगर आप बोलें तो दोनों ऑलमोस्ट एक तरह की है। हालांकि कार्य को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इक्विपमेंट क्षेत्र के भूभाग के आधार पर थोड़ा सा फर्क हो सकता है। रेगिस्तान में तेल और गैस की खोज की प्रक्रिया तटवर्ती स्थानों के समान है। हालांकि रेगिस्तान के उभर खाबर इलाके के लिए कुछ उपकरणों को हमें कस्टमाइज करना होता है, जो कि हम करते हैं। जैसे कि देश की कोशिश है कि हम आत्मनिर्भर बन सकें और ओएनजीसी पर बड़ा विश्वास है कि ओएनजीसी इस क्षेत्र में आगे जाएगा। तो ओएनजीसी की क्या ऐसी भविष्य की क्या योजनाएं हैं कि देश आत्मनिर्भर बन सके? जैसा मैंने बताया कि देश को तेल और गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई खोज की ज़रूरत है और उसके लिए ओएनजीसी कटिबद्ध है। देश की प्रमुख राष्ट्रीय तेल कंपनी के रूप में ओएनजीसी लगातार देश में तेल और गैस के नए स्रोत की खोज करने में लगी हुई है। हमने हाल में ही पिछले 3 वर्षों में 2 नए बेसिन बंगाल और विंध्यन पाए हैं। बंगाल हमारा बेसिन उत्पादन कर रहा है और हमने बहुत अच्छा गैस विंध्यन बेसिन में पाया है और जल्दी ही हमारा विंध्यन बेसिन कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 बेसिन में जुड़ने की उम्मीद है। हालांकि हमें यह याद रखना होगा कि हम 140 करोड़ की आबादी वाला तेज से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले एक विशाल देश हैं। हमारी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वर्ल्ड एवरेज का लगभग 1/3 ही है। इस परिदृश्य में कम से कम अगले 2-3 दशकों के लिए ऊर्जा की खपत में पर्याप्त गति से वृद्धि होना तय है। वास्तव में भारत से उम्मीद की जाती है कि वह 2040 तक चीन को विस्थापित कर ऊर्जा खपत का चालक होगा। हमारे देश में ऊर्जा के सभी रूपों के बढ़ने की उम्मीद है, चाहे वो तेल हो, गैस हो, रिन्यूएबल्स हो। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत आज अपने तेल आवश्यकता का 85% आयात करता है, भारत के लिए तेल में आत्मनिर्भर होना, पूर्ण आत्मनिर्भरता थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित रूप से हम अपनी ऊर्जा की निर्भरता को ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करके अधिक तेल और गैस का उत्पादन के प्रयासों को बढ़ाकर देश में कम कर सकते हैं। हम जो आज 85% आयात कर रहे हैं, इसको हम जरूर नीचे लेके आएंगे। आपने कहा कि पूरी तरह से तो निर्भरता खत्म नहीं हो सकती है। हमारे देश में ऐसे क्या विकल्प हो सकते हैं कि हमें तेल की जो आयात निर्भरता है वो कम हो जाए और देश का जो विदेशी मुद्रा है वो भी थम जाए? अभी हमारे माननीय मंत्री जी और हमारा मंत्रालय इस दिशा में काफ़ी कोशिश कर रहा है। तेल के विकल्प खोजने में काफ़ी काम चल रहा है। ईवी से लेकर हाइड्रोजन, फ्यूल सेल, बायो सीएनजी और इथेनॉल तक दुनिया विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रही है, लेकिन ये कहना अभी भी मुश्किल है कि कौन सा उत्पाद तेल को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें कुछ और समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन अगर आप देखें तो अभी हमारा इथेनॉल का कंजम्पशन 10% तक पहुंच गया है। उसको हम मिला रहे हैं पेट्रोल के साथ। सरकार की और हमारे मंत्रालय की सोच है कि इसको हम 20% लेके जाएंगे। जैसे ही ये 20% को छुएगा इथेनॉल, वैसे ही हमारी आयात और कम हो जाएगी। कैबिनेट का डिसीजन भी हुआ है
कि एथेनॉल को और बढ़ावा देना है, किसानों से ज़्यादा ज़्यादा खरीदना है उसको। जो हमारे ओएमसी हैं उनको इथेनॉल किसानों से खरीदना है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। सरकार की और हमारे मंत्रालय की कोशिश है कि अधिक से अधिक हम किसानों को सहयोग करें और उनको आर्थिक रूप से भी मदद करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन देश में कर पाएँ। एक तरफ तो हम तेल की बात करते हैं और दूसरी तरफ जैसे पेरिस समझौता हुआ क्लाइमेट चेंज को लेके, जलवायु परिवर्तन को लेके, अभी भी COP27 खत्म हुई है और उसमें भी यही बात हुई है कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे हमारा देश है, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है, अब तो 8-8 महीने तक गर्मी होती है। और आप राजस्थान में या दक्षिण भारत में चले जाएँ तो ज़्यादा गर्मी है। तो क्या हम सौर ऊर्जा की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं क्या? नहीं, सौर ऊर्जा की तरफ हम ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप देखें तो जो पावर मिनिस्ट्री है वो काफ़ी इस क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे अगर ONGC की बात करें तो हमने सेकी के साथ समझौता किया है कि हम उनके साथ सौर ऊर्जा में आगे बढ़ेंगे। हमारी जो ONGC की जो स्ट्रैटेजी है उसको हम बोलते हैं 2040 में हम कहाँ रहेंगे जी। उसमें हमारी सोच है कि हम 10 गीगावाट तक रिन्यूएबल्स में पहुंच जाएंगे। जी। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कोई समाज सेवी संस्था भी अगर कोई शोध करना चाहें कि हम तेल का विकल्प या अन्य विकल्पों की तरफ जाएं, तो ONGC किस तरह से उनकी मदद करती है? मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहूँगा कि तेल और गैस की खोज करना बहुत ही खास तरह की उसमें तकनीकी की ज़रूरत है और जिसके लिए सर्वेक्षण उपकरण, प्रोसेसिंग सुविधाएं, तेल रिसाव और बहुत सारी मशीनरी और दूसरी सुविधाएं जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी शोधकर्ता या NGO इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर कोई नया विचार आता है तो हम उसका स्वागत जरूर करेंगे और वो अगर हमसे संपर्क करते हैं तो हम उनकी यथाशक्ति जहाँ तक हो सकता है मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि हम वास्तव में अपने स्टार्टअप सेल के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में नए विचारों की तलाश भी करती है, जिसने कई पहलों का समर्थन किया है और उसका कमर्शियलाइजेशन करने पर भी काम कर रही है। ONGC महारत्न है और बड़ी कंपनी होने के कारण उसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। तो कुछ ONGC ने अभी तक जो काम किए हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं और जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बताएं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ONGC बहुत बड़ी कंपनी है, हमारा मुनाफा भी बहुत है और जो कंपनी का जो कानून है उसके तहत हम CSR में बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं। ONGC अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत है और अपने सभी हितधारकों के लिए विशेष रूप से उन क्षेत्रों के आसपास के समुदायों के लिए काम करता है जहां हम अपना परिचालन करते हैं, जहां हमारा कार्य क्षेत्र है, वहां हम सबसे ज़्यादा CSR करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम बाकी क्षेत्रों में भी काफ़ी CSR किया है। हम हर साल CSR गतिविधियों पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारी CSR गतिविधियां काफ़ी हद तक चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में है। हम आसाम में 300 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित कर रहे हैं। परियोजना का प्रथम चरण पहले से ही चालू है और असम के दूरस्थ क्षेत्र के में वंचित लोगों को हम चिकित्सा सुविधा प्रदान कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमने कोविड महामारी के दौरान लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट, ICU बेड और टीकाकरण प्रदान करके चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करी है। महामारी के दौरान ONGC ने कोविड राहत के लिए PM केयर फंड्स में
370 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जबकि ओएनजीसी के कर्मचारियों ने अपनी मासिक आय से, अपनी स्वेच्छा से इस नेक काम में 30 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। हम अपने सारे कर्मचारियों, अधिकारियों का इसके लिए आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम असम, त्रिपुरा, कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े 2000 बच्चों को हम उनकी पात्रता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। हमने विभिन्न पर्यावरण परियोजनाओं पर भी काम किया है, जैसे मैंग्रोव को विकसित करना, हिरन को, बांस के वृक्षारोपण को बचाने का, ये काफ़ी काम हमने अभी तक किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। हम देश के विभिन्न खेलों का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने अब तक 60 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। आयोजित पिछले पुरस्कार समारोह के दौरान ओएनजीसी ने 5 अर्जुन पुरस्कार और 1 ध्यानचंद पुरस्कार जीता था। कुछ जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके नाम बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा श्री पंकज अडवाणी के बारे में, जो स्नूकर एंड बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं और इनको पद्म भूषण, पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सब विराट कोहली को जानते हैं। विराट कोहली भी ओएनजीसियन है, उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एचएस प्रणय, जी साथिया, इन दोनों को टीटी में और बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन सब के अलावा जो हमारे ओलंपिक के जो हॉकी खिलाड़ी थे ओएनजीसियन, मनदीप सिंह, सुमित और गुरजंत सिंह, इन सब ने हॉकी में भारत को जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, इन सब का बहुत बड़ा योगदान था। ओएनजीसी और जो आपकी सहयोगी कंपनी है वो विदेशों में भी एक्सप्लोर करती थी, खोज करती थी और वहाँ भी बिडिंग करती थी। तो कुल मिला के भविष्य की क्या योजना है? ओएनजीसी की एक ही योजना है कि देश में तेल और गैस का उत्पादन कैसे बढ़े। उसके लिए हमने वर्तमान में 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की 23 बड़ी परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी परियोजना देश का पूर्वी तट है और हमें अगले साल से वहाँ से तेल उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा हम अन्य प्रकार की ऊर्जा में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं और 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने की योजना है। हम ऑफशोर विंड के क्षेत्र में अवसरों की तलाश कर रहे हैं और भारत की पहली ऑफशोर परियोजना स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे क्षेत्र का भी मूल्यांकन कर रहे हैं और हमारे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए CCUS जैसी तकनीकी के अलावा इस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक विदेशों की बात है, हमारी विदेश की जो हमारी OVL है, ONGC विदेश, वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर विदेश में ऑयल एंड गैस का अपना उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। OVL का जो परियोजना होता है, जो उनका नया क्षेत्र लेने का जो कोशिश होती है, वो थोड़ी सी गोपनीय होती है, तो उस बारे में मैं आपको पूरा विस्तार में नहीं बता पाऊंगा जी, बिकॉज वो सारे जो देश और विदेश के सारे बड़े जो भी इस क्षेत्र के कंपनी हैं, वो सारे लोग उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा गोपनीय होता है। जी, इसके अलावा जो ONGC विदेश है वो विदेशों में जगह जगह कुएं खोदते हैं ताकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो, और जो मित्र कंट्री हैं उनमें तो कम से कम वो देश अलॉट कर देते हैं। तो ऐसी ONGC विदेश कहाँ कहाँ कितना काम कर रही है और उसको देश को क्या फ़ायदा हो रहा है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। वर्तमान में ONGC 15 देशों में भारत के बाहर काम कर रही है और
उनके करीब करीब 33 से 34 परियोजनाएं हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हम वियतनाम में हम 2003 से उत्पादन कर रहे हैं गैस का, और अभी भी हम वहाँ की स्थानीय कंपनी के साथ जेबी में और संयुक्त उद्यम लगाकर, हाँ, हिस्सेदारी करके हम वहाँ अभी भी काम कर रहे हैं। रसिया में हमारा 2 प्रोजेक्ट है, और रसिया में हमारा अपना भी एक बहुत बड़ा तेल और गैस का क्षेत्र है जिसको हम इंपीरियल एनर्जी बोलते हैं। बाकी हमारा बैंकोर में बहुत बड़ा शेयर है, सखालिन 1 में है। इसके अलावा हम सूडान में काम कर रहे हैं। कोलंबिया में हमारा बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट है वहाँ कोलंबिया में, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं और वहाँ से हमें बहुत अच्छा उत्पादन भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश जिस गति से काम कर रहे हैं उससे हमारी जो भारत की तेल निर्भरता है उसको रोकने में कामयाब होंगे। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत में कच्चे तेल के कुओं की खोज, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के निदेशक श्री ओम प्रकाश सिंह से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।